हम बेसिकली ये बात कहते हैं कि वेलफेयर पार्टी इन दोनों पार्टियों का विकल्प है। हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारी पार्टी बहुत इब्तदाई मरहले में है, इसको वक्त लगेगा। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं समझता हूँ अगर एक प्रदेश को सामने रखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंचिंग के वाक़यात राजस्थान में हुए। वो एमएलए बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उनसे सवाल करें। ये आप उठाकर किसी के हक में अपना वोट दे देते हैं बगैर कोई सवाल किए हुए, ये अप्रोच बदलना चाहिए। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान पर राजस्थान की राजनीति और होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इलियास। सर, आपका जनमानस पर स्वागत है। जी शुक्रिया। राजस्थान में आने वाली 25 नवंबर को 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बार आपकी पार्टी कितनी सीटों पर कहाँ से चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी इस बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एक तो यहीं जयपुर की सीट है, उसके बाद हम कोटा से लड़ रहे हैं, उसके बाद हम जोधपुर से लड़ रहे हैं, यहाँ जयपुर में हवा महल से लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर आपकी पार्टी लोगों के बीच जा रही है? क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारा मानना ये है कि यहाँ आम तौर पे 2 पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने आवाम के जो बुनियादी सवालात हैं उनको नज़रअंदाज किया है, चाहे बीजेपी पावर में रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी पावर में रही हो। आवाम के बुनियादी मुद्दे क्या हैं? आवाम के बुनियादी मुद्दे ये हैं कि उनको रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए। दूसरा मसला ये है कि यहाँ की जो वेलफेयर स्कीम है वो समाज के दबे पिसे कुचले लोगों तक को सामने रख कर बनाई जानी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि ये जो महंगाई है और महंगाई के बढ़ने में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगाती है जिससे कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीर्ण हो जाती है, तो इसको भी एड्रेस नहीं किया गया। तीसरी बात यह कि समाज के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर, ख़ास तौर से हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के साथ जो मामला रहा है पिछले चंद सालों में आप राजस्थान की रियासत में, उस पर गहलोत सरकार का रवैया बहुत ही ख़राब रहा। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि यहाँ लिंचिंग के बड़े पैमाने पर वाक़यात हुए हैं। यानी गुजरात यानी राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं समझता हूँ अगर एक प्रदेश को सामने रखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंचिंग के वाक़यात राजस्थान में हुए हैं, जबकि यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है। और यानी पहलू खान से लेकर अफराजुल तक, अफराजुल से लेकर नासिर जुनैद तक, इनमें जो लोग रेस्पॉन्सिबल है, जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है, उनके ख़िलाफ़ जो सख्त बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई करने में यहाँ की सरकार असफल रही है। उसके बाद जो ख़ास तौर से यानी इन तीनों मामलात में, नासिर जुनैद के मामले में भी और पहलू खान और फाजुल के मामले में भी, स्टेट गवर्नमेंट को जैसा आगे बढ़कर उनको सहानुभूति करनी चाहिए थी, उनके साथ जो है आगे बढ़कर उनको एक बड़ा पैकेज देना चाहिए था कि भाई ठीक है, आपके घर के कमाने वाले लोग मारे गए हैं तो हम आपको ये सपोर्ट देते हैं। वो उस मामले में भी बहुत लैतुलाल से काम लिया गया। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह बीजेपी एक कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है, हम समझते हैं कि कांग्रेस उस मामले में दबी हुई रही है, डर कर उसने मामला किया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी को जिस तरह आगे बढ़कर इस तरह के इशूज़ में पहल करनी चाहिए थी उसमें वो असफल रही है। तो ये सवालात तो जाहिर है कि यहाँ के इलेक्शन में ख़ास तौर से हमारे सामने हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम महसूस करते हैं कि अगर आप बीजेपी को रखें सामने या कांग्रेस को सामने रखें, ये जो दोनों की आर्थिक नीतियों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भी पूंजीवादी आर्थिक नीतियों को सपोर्ट करते हैं और उसका फ़ायदा जो है आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है उसी को मिलता है, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता है। किसान परेशान है, मज़दूर परेशान है, आम आदमी परेशान है, लेकिन आपकी आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रो पीपल आर्थिक नीतियाँ नहीं हैं। तो हमारा मानना ये कि देखिए, हमारी पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पे चंद बहुत ही बेसिक इश्यूज़ को लेकर काम कर रही है। पहली बात हम ये कहते हैं कि हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हमारा मानना ये कि वैल्यू बेस्ड फ्रंट पे दोनों ही पार्टियां सफल हैं। क्रिमिनल, कम्युनल, अवसरवादी लोगों की भरमार है इन पार्टियों के अंदर, और उसके साथ साथ जो उसूली यानी मौक़िफ़ होना चाहिए बहुत सारे मामलात में, उसमें ये पार्टियां जो है वो उससे हट जाती हैं और करप्शन दोनों जगह कॉमन है।
तो हम बेसिकली हम ये बात कहते हैं कि वेलफेयर पार्टी इन दोनों पार्टियों का विकल्प है। हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारी पार्टी बहुत इब्तदाई मरहले में है, इसको वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप नीतियों के बुनियाद पर देखेंगे, पार्टी को जज करेंगे, तो हमारी पार्टी इन दोनों से अलग है, विपरीत है, और हमारी पार्टी बहुत क्लियर और स्पष्ट तौर पर अपनी बात सामने रखती है। हम ये बात कहते हैं कि हम इस देश के अंदर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। जब हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो हमारा मौका बहुत क्लियर है। हमारा कहना ये है कि लोगों के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो बेसिक सवालात हैं, उनको हर गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं, जब वेलफेयर यानी हम जब कहते हैं कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात हम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर पेट को 2 वक्त की रोटी, हर हाथ को काम, और हर पैदा होने वाले बच्चे को फ्री, कंपल्सरी और क्वालिटी एजुकेशन, और सेहत और इलाज मुआवजे की सहूलियत हर घर तक पहुंचनी चाहिए। चलिए, अब आप चुनाव में हैं, तो चुनाव में आपके सामने बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आपका मुकाबला किससे है? ज़ाहिर बात है रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, यहाँ पे हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। लेकिन हम दोनों ही पार्टियों को, मैंने तो आपसे बात कही ना कि इन जो मैंने सवालात उठाए हैं, इनमें हमें कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कोई बड़ा अंतर नज़र नहीं आता है। ये इवन अगर आप ये कहेंगे कि एक पार्टी कम्युनल है, एक पार्टी सेकुलर है, लेकिन अभी यानी मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी मुकाबला इस बात पे हो रहा था कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, कौन बड़ा हिंदुओं का वो है। भाई, आप जब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेकुलरिज्म यहाँ का एक बहुत ही बेसिक इश्यूज़ हैं कि पार्टियां जो है वो किसी धर्म से अपने आप को वाबस्ता नहीं करेंगी, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करेगी, वो सबके साथ बराबर की बात करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे देश के अंदर अब ये खुल्लम खुल्ला एक धर्म विशेष की हिमायत करना, एक ख़ास वर्ग की हिमायत करना, उसके लिए खड़ा होना। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि हम इस देश में हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, तो ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन अब ये पार्टियां खुल्लम खुला बोलती हैं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बहुत सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का पूरा कार्यकाल आप देख लीजिए 75 साल का, उसमें कितने ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने एंटी मुस्लिम काम किया है, यानी एक ख़ास वर्ग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। चाहे आप NRC को इशू उठा लीजिए, बाबरी मस्जिद का इशू उठा लीजिए, आप सचर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, इन सब को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए, जब भी कोई नई पार्टी मैदान में आती है बीजेपी कांग्रेस के अलावा, उस पर बी टीम होने की भी आरोप लगते हैं। कांग्रेस कहती है बीजेपी को इनके आने से फ़ायदा होगा, बीजेपी कहती है कांग्रेस को फ़ायदा होगा। आप पर भी इस तरह के आरोप लग रहे होंगे? हम पर इस तरह कोई आरोप नहीं लग रहा है, अब तक तो नहीं लगा है। अब कोई आदमी कहे तो अलग मसला है, जिस दिन हम किसी के लिए थ्रेट बन जाएंगे तो ये आरोप लगेगा। सवाल ये पैदा होता है, हम तो दोनों ही की मुखालफत करते हैं, दोनों ही को इस देश के लिए हानिकारक समझते हैं। हम समझते हैं कि दोनों ही लोगों ने अवाम के फैसलों, अवाम के हितों के ख़िलाफ़ काम किया है। बीजेपी खुल्लम खुल्ला कम्युनल पार्टी है और एक ख़ास वर्ग की बात करती है, एक ख़ास धर्म की बात करती है। कांग्रेस पार्टी छुपी पार्टी है। कम्युनल पॉलिटिक्स का आप विरोध करते हैं या सांप्रदायिक पार्टियां जो भी उनका विरोध करते हैं, तो देश में और प्रदेश में ऐसी कई पार्टियां हैं जो सेकुलर राजनीति करती हैं। तो क्या चुनाव से पहले ऐसी पार्टियों से आपकी कुछ बात हुई गठबंधन को लेकर? क्या सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें? देखिए, हमारा मानना यह है कि असल में नीतियों की जब बात आप करेंगे तो जब तक कि आपकी नीतियां और आपकी पॉलिसी स्पष्ट नहीं होगी चंद इश्यूज़ पे, मिसाल के तौर पे एक इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पैरामीटर खींचा है हमारे सामने, आप प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को सामने रख कर कहती है कि नहीं, हम एक सेकुलर राजनीति करेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति करेंगे, हम जस्टिस के लिए काम करेंगे, हम लिबर्टी के लिए काम करेंगे, हम सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे, हम पॉलिटिकल जस्टिस के लिए काम करेंगे, हम हर तरह का जस्टिस लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम डिग्निटी के लिए काम करेंगे इंसानों की। तो अगर इन मुद्दों पर पार्टियां बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अपना मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, चाहे हमको इलेक्शन में फ़ायदा मिले या ना फ़ायदा मिले, हम अपनी वैल्यूज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनका साथ देने में हमें कोई वो नहीं है। जिन 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपने जयपुर की हवा मिल सीट का भी जिक्र किया। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया और चुनाव में बैठ गए हैं ताकि सेकुलर वोटों का या मुस्लिम वोटों का खास करके बंटवारा ना हो। क्या ऐसा कोई दबाव आप पर भी, आपकी पार्टी भी ऐसा कुछ सोच रही है? देखिए, हर इलेक्शन में इस तरह का दबाव आता है।
और हमारे पर भी आएगा, हम पर भी आता है, आ रहा भी है। लेकिन देखिए हमारा मानना ये है कि हमने तो बहुत साफ तौर पे आपसे कहा है ना, देखिए हम तो पूरी स्टेट की 200 सीटों में से सिर्फ 3 सीट पे लड़ रहे हैं, तो इससे तो किसी को हम इसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी बात तो है ही नहीं। हम 3 सीट पे लड़ रहे हैं, 97 सीट्स हमने छोड़ दिया, 197 सीट हमने छोड़ रखा है। तो ये हम पर ये दबाव तो आना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात हमारा कहना ही है कि हमने पार्टी कोई NGO नहीं बनाई है कि समाजी सेवा का काम करने के लिए मैदान में खड़े हुए हैं। पार्टी जब हमने बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो इलेक्शन लड़ेगी। अगर हम घर बैठ जाएंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो पार्टी जरूरी है नहीं, लड़ाना ज़रूरी नहीं है। हम अपने जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो मुद्दों को इलेक्शन के अंदर डिबेट का इशू बनाना चाहते हैं। हम इलेक्शन जीते या ना जीते, हम समझते हैं कि ये बुनियादी इश्यूज़ हैं, पब्लिक के इश्यूज़ हैं, वो ज़ेर बहस आने चाहिए। पार्टियों को अपनी पॉलिसी स्पष्ट तौर पे बतानी चाहिए कि इन मुद्दों पर उसकी पॉलिसी क्या है। अगर हम बैठ जाएंगे घर में और क्या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का समर्थन करने में मैदान में आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये कि हम जो मौजूदा राजनीति है उससे सहमत है, उसके साथ खड़े हुए हैं। हम नहीं सहमत हैं, हम एक विकल्प के तौर पे आ रहे हैं। हम इन दोनों तीनों चारों पार्टियां जो हैं यहाँ पे, चाहे वो कम्युनल बैकग्राउंड रखती हो या क्रिमिनल बैकग्राउंड रखती हो या अवसरवादी पार्टियां हो या करप्ट पार्टियां हो, उनके मुकाबले में हमारी पार्टी एक विकल्प के तौर पर आ रही है। और ये विकल्प आज आप ये कह सकते हैं कि हम 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। कल अगली बार इलेक्शन होगा तो हम 30 सीट पर लड़ेंगे, उससे अगली बार इलेक्शन होगा तो हम 200 सीट पर लड़ेंगे। तो हम तदरीजन आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का ये कहना है, जब मैं विधानसभा क्षेत्र में गया हवा महल वगैरह, लोगों का ये कहना है कि वेलफेयर पार्टी बाकी 5 साल कहीं नज़र नहीं आई, सिर्फ चुनावों के वक्त ही आपके प्रत्याशी मैदान में नज़र आए। और क्या वजह है कि आप डायरेक्ट MLA का चुनाव लड़ रहे हैं? आप निचले चुनाव से शुरू कर सकते थे, वार्ड पार्षद से भी शुरू कर सकते। 2 सवाल एक साथ। देखिए, वार्ड पार्षद का चुनाव आएगा तो हम वार्ड पार्षद के चुनाव में भी जाएंगे। हमने लड़ा है, हमने जीता भी है। कोटा के अंदर हमारा एक पार्षद मौजूद है और काम कर रहा है। आप अगर देखना चाहें हमारे लोग कैसे ईमानदारान तरीके से काम करते हैं, कैसे सरकार का एक एक पैसा किसी भी स्कीम के लिए आता है, कैसा वो ज़मीन पर लगता है, इसको देखना है तो आप हमारी कोटा के अंदर जाकर सीट देख लीजिए, पार्षद का काम देख लीजिए। वो बोलता है, काम बोलता है, पब्लिक वो करती है। तो जब पार्षद का चुनाव आएगा तो हम पार्षद चुनाव लड़ेंगे, पूरे राजस्थान में लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा वो एक्टिविटी जो नज़र नहीं आती पूरे 5 साल पार्टी को, जिस तरह से धरातल पर नज़र आना चाहिए था, डायरेक्ट आप चुनाव में आ रहे हैं। देखिए, ये बात तो आपकी सही है कि हमारी एक्टिविटी उतने बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आ रही आपको, लेकिन एक्टिविटी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हम एक्टिव नहीं है, मैदान में नहीं है, काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हम 2011 से यहाँ पे मौजूद हैं। हम हर फ्रंट पर हम रहते हैं। हमने कई धरने प्रदर्शन यहाँ किए हैं, जयपुर के अंदर भी किए और जगह पे भी किए हैं। ये इलेक्शन के वक्त आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, हर पार्टी की बढ़ती है। आप मुझे बताइए, 5 साल तक कांग्रेस पार्टी कहाँ नज़र आ रही थी? 5 साल तक बीजेपी कहाँ नज़र आ रही थी? कांग्रेस तो सरकार में थी। सरकार में थी ना, बीजेपी कहाँ थी? तो सवाल ये पैदा होता है, सरकार में रहने का मतलब वो नहीं है। आप तो अगर ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो MLA इलेक्ट होके गए हैं वो कहाँ थे? जो यानी MLA हैं, उनको जो MLA फंड मिलता है वो कहाँ लगा, बताएं। उन्होंने पब्लिक के कौन से काम अंजाम दिए, कौन से काम करवा के दिए? वो तो पावर में थे ना, कोई पावर में था, कोई अपोजिशन पार्टी था। तो इन लोगों ने पब्लिक के हितों में क्या काम किया? हम तो कम से कम हमने पब्लिक के हितों में कई धरने प्रदर्शन सब किए हैं यहाँ पर। चलिए, अब चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 3 सीटर आप चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटें आप जीतने की पोजीशन में 3 में से? देखिए, हमारी कोशिश तो है कि हम 3 सीटें जीतें। हम पूरी ताकत लगाएंगे कि हम 3 सीटें जीतें और हमें यकीन है कि हमारी कोशिशें कामयाब होंगी। हम इलेक्शन जीते या न जीते, हमने जो मुद्दे उठाए हैं वो कांग्रेस के सामने भी हैं, बीजेपी के सामने भी है। हम स्पष्ट तौर पे चाहते हैं कि ये राजस्थान की जनता इन मुद्दों पर, ये जो MLAs हैं मैदान में लड़ रहे हैं या जो लोग MLA बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उनसे सवाल करें। ये आप उठाकर किसी के हक में अपना वोट दे देते हैं बगैर कोई सवाल किए हुए, ये अप्रोच बदलना चाहिए। एक एक वोट कीमती वोट होता है। आप पब्लिक के लिए देते हैं, आप एक नया हुकूमत बनाना चाहते हैं, नई लाना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं लाना चाहते हैं या पुरानी को रिपीट करना चाहते हैं, कम से कम सवालात तो कीजिए ना। ये इश्यूज़ हैं, इस पर आपका स्टैंड क्या है? तो अगर आप ये मुद्दे ज़र बहस नहीं लाएंगे और बगैर सोचे समझे उठा के बटन दबा देंगे
तो ये अप्रोच किसी भी राजनीतिक उसमें किसी भी लोकतंत्र के अंदर ये मुनासिब नहीं है। चलिए, अब ये तो आने वाले 3 दिसंबर को पता लगेगा कि इन दावों पर, इन वादों पर, इन मुद्दों पर क्षेत्र की जनता कितना विश्वास करती है। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।